हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में जानेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि मिली है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। मतलब चित्र के साथ क्या है? लिखा हुआ है, लेकिन आज अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जानकारी मुख्य स्रोत केवल आपके प्राकृतिक साक्ष्य, कैसे? आर्जियोलॉजिकल। और अर्ध ऐतिहासिक काल के तहत क्या आता है हमारा? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता किसके तहत आती है? अर्ध ऐतिहासिक काल के तहत आती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सभ्यता एक है, नाम दो हैं। कहीं कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता मिलेगा, कहीं कहीं आपको सिंधु सभ्यता मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? सिंधु सभ्यता इसीलिए कहा गया कि सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है या सिंधु सभ्यता कहा गया था। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई हुई थी, वो किस नगर की हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। एक सभ्यता दो नाम। इसकी जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में दी थी। ऐसा क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ा था कि यहां पर क्या आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो आपके पाकिस्तान में लाहौर के करीब क्या बन रही थी? सड़क बन रही थी, या आपके कुछ कार्य हो रहा था वहां पर। तो उसी के पास में क्या हुआ था कि कुछ ईंटें दिखी मजदूरों को, और उन्होंने कहा सर जी कि वहां पर ईंटें पड़ी हैं, उन्हें उठा लाए। अब आपने देखा होगा, चाहे घर के यहाँ का ठेकेदार हो, अगर उसको कहीं ईंटें मिल जाए तो क्या करता है? यार ये ईंटें चला दो हमें, यार सही रहेंगी, बचत हो जाएगी। वैसे क्या हुआ था, जो ईंटें पड़ी थी उन्होंने मजदूरों को कह दिया कि हाँ उठा लाओ। अब हल्के हल्के जो ईंटें मिली थी वो पकी हुई ईंटें थी। जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिली थी या सिंधु सभ्यता की ईंटें मिली, वो पकी हुई ईंटें थी। और जो वहां के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उस ईंटें जो अलग थी बनी हुई थी, और उसको देख के क्या हो गए? अचंभित हो गए। हल्के हल्के उसने खुदाई होती चली गई, ईंटें निकलती चली गई, एक नगर मिला जिसे कहा गया हड़प्पा नगर। तो ऐसे जानकारी हुई थी। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। उसके बाद जेम्स कनिंघम ने क्या किया था? उस जगह का सर्वे किया था। कब किया था? लगभग 27 साल बाद 1853 में किया था। तो अब बात आ गई कैसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता की हमें जानकारी मिली थी। ऐसे मिली थी। बहुत सारे तथ्य हैं जानने की। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना। और इसके पहले महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं ने सिंधु सभ्यता का क्या दिया था? नामकरण किया था या नाम दिया था। किसने दिया था नामकरण? किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। पहली खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सर जॉन मार्शल। जैसे आपने देखा हुआ, कोई काम करते हैं तो वहां का जो ठेकेदार होता है क्या करता है? ठेका दे देता है। तो वैसे ही हमारे जो दयाराम साहनी थे, उनके लिए क्या दे दिया था? उन्होंने ठेका दे दिया। ऐसे मान लो एक। तो पहली खुदाई कहां हुई थी? इसकी जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में दी थी। ऐसा क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ा था कि यहां पर क्या आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो आपके पाकिस्तान में लाहौर के करीब क्या बन रही थी? सड़क बन रही थी, या आपके कुछ कार्य हो रहा था वहां पर। तो उसी के पास में क्या हुआ था कि कुछ ईंटें दिखी मजदूरों को, और उन्होंने कहा सर जी कि वहाँ पर ईंटें पड़ी हैं, उन्हें उठा लाए।
अब आपने देखा होगा, चाहे घर के यहाँ का ठेकेदार हो, अगर उसको कहीं ईंटें मिल जाए तो क्या करता है, यार ये ईंटें चला दो हमें, यार सही रहेंगी, बचत हो जाएगी। वैसे क्या हुआ था, जो ईंटें पड़ी थी उन्होंने मजदूरों को कह दिया कि हाँ उठा लाओ। अब हल्के हल्के जो ईंटें मिली थी वो पकी हुई ईंटें थी। जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिली थी या सिंधु सभ्यता की ईंटें मिली, वो पकी हुई ईंटें थी। और जो वहाँ के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उस ईंटों जो अलग थी बनी हुई थी, और उसको देख के क्या हो गए, अचंभित हो गए। हल्के हल्के उसने खुदाई होती चली गई, ईंटें निकलती चली गई, एक नगर मिला जिसे कहा गया हड़प्पा नगर। तो ऐसे जानकारी हुई थी। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। उसके बाद जेम्स कनिंघम ने क्या किया था, उस जगह का सर्वे किया था। कब किया था, लगभग 27 साल बाद 1853 में किया था। तो अब बात आ गई कैसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता की हमें जानकारी मिली थी। ऐसे मिली थी, बहुत सारे तथ्य हैं जानने की। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना। और इसके पहले महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं ने सिंधु सभ्यता का क्या दिया था, नामकरण किया था या नाम दिया था। किसने दिया था नामकरण, किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने। तो पहली खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने कराई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, या दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली खुदाई हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। जो सभ्यता मिली, जो उसका टाइम पीरियड माना गया, वो लगभग 2500 से लेकर आपके 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता ये क्या हुई थी, फली फूली थी। उसके बाद में क्या हो गई, नष्ट हो गई। जो इसका क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख किलो वर्ग मीटर था। कहाँ था, 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था। आकार था कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार या सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, या हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। और एक सोचने वाली बात है, आज हम कैसे जी रहे हैं। आपके देखा हुआ कि हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन हड़प्पा समय में क्या हुआ था कि उस समय जो जनसंख्या थी, नया समय लोग नगर में निवास करती थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी हमारी कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो कहां कहां था, उत्तर में मांडा तक था, पश्चिम में आपके सुकांगडोर तक था, पूर्व में आलमगीरपुर तक था, और दक्षिण में दैमाबाद तक था। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा में मांडा कहाँ पड़ता है, आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और चिनाब नदी के तट पर स्थित था मांडा। और इसकी खुदाई किसने की थी, तो जगपति जोशी ने की थी। 1922 ईस्वी में की थी मांडा की खुदाई। फिर आता है हमारा पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र कौन सा है हमारा, आलमगीरपुर है, मेरठ के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। फिर आता है हमारा दक्षिणी भाग, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है हमारा, महाराष्ट्र में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है, तो प्रवरा नदी के तट पर है। और दैमाबाद से ही हमें एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है दैमाबाद से। पश्चिमी वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ पर स्थित था, तो सुकांगडोर पाकिस्तान में स्थित था। किस नदी के
किनारे स्थित था? तो भैया ये दसनिक नदी के किनारे तट पर स्थित था। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो कोर क्षेत्र पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और ये इस समय कहाँ पर स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे स्थित था। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। उत्खनन किया था दयाराम साहनी जी और बादो स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन या खुदाई की थी। क्या क्या प्राप्त हुआ था? कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई है, ताबूत प्राप्त हुआ है, हाथी का कपाल प्राप्त हुआ है, मतलब कंकाल प्राप्त हुआ है, और RS-37 कब्रिस्तान मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा RS-37 कब्रिस्तान और स्वास्तिक चिन्ह और मातृ देवी की प्रतिमा और अन्नागार, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हड़प्पा कैसा था? तो उन्नत नगर था। व्यापार, कृषि और धार्मिक आस्थाओं वाली प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था हमारा हड़प्पा। फिर आता है हमारा मोहनजोदड़ो। ये भी कहां पर स्थित है? तो कोर क्षेत्र सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो लारकाना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत में। खोज हुई थी 1922 में, इसकी क्या हुई थी? खुदाई हुई थी या उत्खनन चालू हुआ था। किसने कराया था? तो राखिल दास बनर्जी ने कराया था। और ये किस नदी के तट पर है? तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये जा रही है हमारी सिंधु। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां से क्या क्या मिला है? तो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, आपके पुरोहित आवास मिले हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पुरोहित आवास। घरों में कुएं मिले हैं, विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला है, यहां से सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है, सभागार प्राप्त हुए हैं, पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहां से तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। यहां पर मृतकों का एक बड़ा टीला मिला है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि यहां पर मृतकों का क्या मिला है? टीला मिला है, कि यहाँ या तो वहां लड़ाई हुई है। तो ये संकेत देता है। आपने मूवी नहीं देखी है मोहनजोदड़ो? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से पुरोहित आवास और विशाल स्नानागार। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति शिव की मोहर, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से मृतकों का एक बड़ा टीला मिला है। ये किसका संकेत देता है? कि ऐसे मान लो यहां पर क्या हुई है? लड़ाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं प्रमुख नगर कौन था? तो आपके मोहनजोदड़ो नगर था। और ये किसके लिए जाना जाता था? तो यहाँ पर पुरोहित आवास के लिए जाना जाता था, पूजा अर्चना के लिए जाना जाता था, विशाल स्नानागार था यहाँ पर। यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सबसे ज़्यादा चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है मोहनजोदड़ो से। लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है, गुजरात में। और गुजरात कहाँ पड़ता है? तो हमारे भारत में पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था और जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1955-1962 दे रखा है।
तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात रहती है कभी कभी, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपको एग्जामिनर 1955 भी दे सकता है और 1962 भी दे रखा है। लोथल की उत्खनन या खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोथल क्या था? बंदरगाह था, कोदीबाड़ा था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कौन सा? हमारा लोथल। यहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जो समुद्री व्यापार को दर्शाते हैं। घरों के जो दरवाजे थे, सड़कें थी जो सड़कों की ओर खुलती थी। जो लोथल की जो ऐसे समझ लो जो सड़कें होंगी वहां की कैसी होंगी? चौड़ी होगी, क्योंकि क्या है वो नगर है और वहां से व्यापार होता है, तो वहां की सड़कें कैसी होंगी? चौड़ी होंगी। तो गेट कैसे खुलते थे? तो बाहर की तरफ गेट खुलते थे, अंदर की तरफ नहीं खुलते थे। सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए। क्या क्या प्राप्त हुआ है? फारस की मोहरें प्राप्त हुए हैं, विदेशी व्यापार का प्रमाण देती हैं। ये युगल समाधान मिला है, ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा का प्रमाण देती हैं ये। अगला आता है हमारा रंगपुर। रंगपुर कहां पर स्थित है? तो काठियावाड़ जिले में स्थित है, गुजरात भारत में स्थित है रंगपुर। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदन नदी के किनारे स्थित है और उत्खनन कराया था रंगनाथ राव ने 1953 और 54 में। यहां से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो ऐसा माना जाता है रंगपुर में किसकी खेती होती थी? धान की खेती होती थी। सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा था। और ये कहां पर? आपके गुजरात और पाकिस्तान में था धौलावीरा। लेकिन सबसे बड़ा स्थल नई खोज के अनुसार माना जाता है भारत में, तो कौन सा था? राखीगढ़ी था। कौन सा था? राखीगढ़ी था। और सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। अगला आता है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा ये कच्छ जिले गुजरात में स्थित है और इसकी खोज की थी, खुदाई की थी, उत्खनन करवाया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था 1990 और 91 में करीब। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कभी कभी आपके कंफ्यूजन हो जाता है कि राखीगढ़ी है या आपके धौलावीरा है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ लेखयुक्त पट्टिका मतलब साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड का मतलब होता है जैसे आपने देखा किलो एक बोर्ड लिखा होता है कि जहां से आप दाएं मुड़े वहां से दाएं मुड़े, तो क्या होता है? साइन बोर्ड होता है, दिशा बताता है। तो यहां से धौलावीरा से प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ पर लेखयुक्त पट्टिका प्राप्त हुई है। अगला आता है हमारा चनूदड़ो। ये सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इस खुदाई की थी गोपाल मजूमदार 1921 में की थी। और कोरची की सबसे पूर्व आपके जो स्थल था वो कौन सा था? कोरची स्थल था। और ये कहां पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है, खैरपुर स्थान पाकिस्तान में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि पूर्व में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बाकी तो सबसे वही चीजें प्राप्त हुई हैं आपकी। किलेबंदी के दुर्ग के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के औजार प्राप्त हुए, मनके मिले हैं, खिलौने व मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं कोरची से। और अग्नि कुंड की क्या मिले? आपके प्रमाण मिले हैं। कोरची की आपकी खुदाई किसने करवाई थी? तो फजल अहमद खान ने करवाई थी, 1953 में करवाई थी। और दोनों ही स्थल आपके इंडस नदी या सिंधु नदी के किनारे स्थित थे आपके। और दोनों कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं, सिंध प्रांत में, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चनूदड़ो से क्या क्या मिला है? चनूदड़े से तो भैया बहुत कुछ मिला है। लाली, लिपस्टिक, इंगूर, विदिया सब यहीं से प्राप्त हुआ है। ये क्या था? चनूदड़ो तो औद्योगिक केंद्र था। एकमात्र ऐसा नगर था जहां क्या दुर्ग नहीं था, मतलब किला नहीं था। यहाँ व्यापार होगा भैया, दीवार क्या ऐसा थोड़ी होगा कि किलेबंदी करवा दोगे तो व्यापार कहां से होगा। आज के दौर में भी देख लो आप,
दुकानें खुली रहती हैं, गली में दुकान हो तो उसकी आमदनी क्या होती है, कम होती है। तो वैसे ही क्या था, चंदूरतड़ो एक ऐसा शहर था जिसपे किलेबंदी नहीं थी। यहाँ पर मेकअप सामग्री के सामान मिले। आपको पहले ही बता दिया, लाली लिपस्टिक यहीं से प्राप्त हुई है। सीसा, इंगूर, बिंदिया, मतलब महिलाओं का ये सबसे प्रमुख शहर होगा उस समय जमाने का चंदूरतड़ो। मन के प्राप्त हुए, गुड्डा गुड़िया प्राप्त हुई है और सुई प्राप्त हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तो चंदूरतड़ो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए, तो चंदूरतड़ो से प्राप्त हुए। उत्तरी सीमा पर स्थित हमारा कालीबंगा है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई 1961-1969 में हुई थी। और किसने की थी, बीबी लाल ने की थी और बी के थापर ने की थी। दो लोगों ने मिलकर की थी कालीबंगा की खुदाई। यहाँ से महत्वपूर्ण आपके साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके आलिंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, चूड़ी भी मिली है। ऐसे माना जाता है यहाँ भी कोई दुकान होगी चंदूरतड़ो की तरह। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हल्के निशान मिले हैं, हमारे यहाँ से मिले हैं। और हवन कुंड मिला है यहाँ से। कालीबंगा कृषि, अग्नि पूजा, विकसित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का क्या था, महत्वपूर्ण स्थल था हमारा कालीबंगा। फिर आता है हमारा आलमगीरपुर। ये पूर्वी स्थल था और कहां पर स्थित है, तो मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1958 में हुई थी और एकदत्त शर्मा ने की थी। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और ये क्या थी, हड़प्पा की आपकी पूर्वी सीमा थी। रोपड़, इसकी खुदाई हुई थी, खोज हुई थी 1953 में। इसकी खुदाई की थी एकदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में हुई थी। एकदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। और ये आपके पंजाब की सतलज नदी है उसके किनारे स्थित था, मतलब सतलज नदी के किनारे स्थित था हमारा रोपड़। और कहां पर है स्थित आपके, तो पंजाब में स्थित है। मनुष्य और कुत्ते का कंकाल एक साथ मिला है, यही हमारे मिला था बुरजोम, जम्मू कश्मीर से। और यही फैक्ट हो जाता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगर आपको रोपड़ ना दे तो आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर ऑप्शन में ना दे, रोपड़ दे, तो आप रोपड़ लगा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला आता है हमारा बनावली। बनावली का उत्खनन करवाया था रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, या रविंद्र सिंह के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। बनावली हमारे हरियाणा में स्थित है और यहीं से हल्के साक्ष्य मिले हैं। बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है और एक विकसित शहर था। घरों में सोखता थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि घरों में सोखता थे, यहां पर क्या था, जल निकासी का अभाव था। यही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और जो यहाँ की सड़कें थी, जल निकासी का अभाव था, तो सड़कें भी भैया टेढ़ी मेढ़ी होंगी। या मान लो कि जल निकासी का ना है तो सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी गली थी। जैसे आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्र में देख लो आप, कैसी सोखता वाली, तो पहले क्या थी, लेटरिंग थी, जो आपने देखी होंगी लेटरिंग थी, अब तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सड़कें कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं और कैसी हैं, खुली हुई हैं। उस समय कैसी थी, ढकी हुई सड़कें थी, ढकी हुई नालियां थी। तो आज की सभ्यता में और हमारी ये आधुनिक सभ्यता में ये अंतर है। फिर आता है हमारा बनावली। बनावली पड़ता है हिसार जिला में, पड़ता है हरियाणा में।
सरस्वती नदी के किनारे स्थित है या रंगोई नदी के किनारे है स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1974 में की थी। दोनों एक ही हैं। अगला आता है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि कलश समाधान प्राप्त हुए। कलश समाधान का मतलब होता है जैसे कोई खत्म हो जाता था तो उसको कलश में दफना देते थे, तो इसीलिए क्या कहा जाता था, कलश समाधान कहा जाता था। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि घोड़े के मतलब घोड़े की हड्डियों के क्या मिले हैं, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा सुरकोटदा से। अगला आता है हमारा कुड़ाल। कुड़ाल पड़ता है हमारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से मिला है हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। यह आपकी परीक्षाओं में पूछ सकता है। अभी मिल जाए चांदी का मुकुट तो बल्ले बल्ले हो जाएगी है। मन मन में तो यही सवाल आ रहा होगा। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप बस ने की थी, 1921 में की थी और रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन ये हमारा हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, राजस्थान के। इसकी खोज खुदाई की थी बीबी लाल और बी के थापर ने की थी, 1961 और 1969 तक चली थी। यह घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। इसकी खोज की थी खुदाई की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1990-91 में की थी। चनूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने की थी, 1931 में की थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई की थी रंगनाथ राव ने की थी, 1955-1962 और ये भोगबा नदी के किनारे स्थित है। कोटजी ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खुदाई की थी फजल अहमद खान ने की थी, 1953 और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनावली हमारा हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। इसकी खुदाई की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1974 में की थी और ये सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये रोपड़ जिला पंजाब में स्थित है और इसकी खुदाई की थी उत्खनन करता है हमारे यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से लेकर 1956 में और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में स्थित है। इसकी उत्खनन करता है हमारे रंगनाथ राव, 1953 और 54 के बीच में और मादर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर ये हमारा मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, 1958 में की थी और ये हिंडा नदी के किनारे स्थित है। अगला आता है हमारा सुतकांगेडोर ये हमारा मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में स्थित है और ऑरेल स्टाइल ने 1927 में इसकी क्या की थी, खुदाई की थी और ये दशक नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा ये मकरान के समुद्र तट पर स्थित है पाकिस्तान में। जॉल्स डॉज ने इसकी खुदाई की थी 1962 में और ये सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह, उनके नाम, स्थान और उत्खनन कर्ता, उनकी नदी और आपके डेट। फिर बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता की विशेषता कैसी थी? सबसे बड़ी बात थी नगरीय सभ्यता थी हमारी। कैसी थी?
नगरीय सभ्यता थी, नालियां ढकी हुई थी और सड़कें कैसी थी, समकोण थी। ये प्रायः उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में थी। जैसे आपकी हवा कैसी चलती है, या तो उत्तर दक्षिण चलती है आपकी, या पूरब पश्चिम, मतलब पूर्वाई चलेगी तब भी आपकी जो गंदगी होगी साफ हो जाएगी, और पछाव चलेगा तब भी सफा हो जाएगी। तो ये थी उस समय की तकनीकी, कितनी उस समय विकसित थी। आज तो नाली के पीछे लड़ाई हो जाती है। जल निकासी कैसी थी, विकसित थी भैया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि थी और विदेशी व्यापार था। फिर आता है आयात निर्यात। मतलब आयात क्या करते थे, सोना कहां से मंगाते थे, ये अफगानिस्तान से खरीदते थे, ईरान से खरीदते थे, कर्नाटक से खरीदते थे। चांदी कहां से, तो भैया चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से खरीदते थे। तांबा राजस्थान से खरीदते थे और बलूचिस्तान से और ओमान से तांबा खरीदते थे। टिन ईरान से और अफगानिस्तान से खरीदते थे। और बेचते क्या थे, मतलब भेजते क्या थे, तो गोमेद बेचते थे आपके सौराष्ट्र से, लाल पत्थर खम्बात से, सोना आपके ईरान से। सामाजिक जीवन 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान जो मतलब पढ़ाते थे या शिक्षा देते थे, उस समय वो उन्हें क्या कहा जाता था, विद्वान कहा जाता था। योद्धा जो देश की सेवा करते थे, राज्य की सेवा करते थे, जो सैनिक, उन्हें क्या कहा गया, सैनिक कहा गया। और सैनिक को क्या कहा जाता था, योद्धा कहा गया। व्यापारी एवं शिल्प जो कढ़ाई बुनाई करते थे या जो व्यापार करते थे, उन्हें व्यापारी कहा गया और शिल्पकार कहा गया। श्रमिक जो घर के कार्य करते थे या आपके डेली रोज के कार्य करते थे, उन्हें क्या कहा गया, श्रमिक कहा गया। तो वर्ग भी कितने भागों में डिवाइड था, तो 4 भागों में डिवाइड था। और फिर ये उत्तर वैदिक काल में आ जाता है, तो किसमें आ जाता है भैया, फिर तो पूछो मत, ये वर्ड के आधार पे आ जाता है। समाज क्या था, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। इस समय कौन सा समाज है, तो पितृ सत्तात्मक समाज है। लिपि कैसी थी, तो लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक क्या हुआ है, पढ़ा नहीं जा चुका है। मोहरें कैसी मिली है, तो एक सींग वाले पशु की मोहरें प्राप्त हुई है, चित्र प्राप्त हुए। गाय और सिंह के चित्र भी मिलते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में संगठित नगर योजना थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भैया ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से कब परिचित होते हैं, उत्तर वैदिक काल में परिचित होते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो यहाँ के बर्तन थे, वो लाल रंग के बर्तन प्रयोग किए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधुवासी विश्व में कपास के उत्पादन में क्या माने जाते थे, प्रथम माने जाते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण माना गया। लोग कृषि और पशुपालन करते थे, लेकिन परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना था। और इसीलिए क्या थे, इतने उन्नत थे। और आज भी जिस देश का मतलब व्यवसाय व्यापार करना ज़्यादा है, जैसे चीन है, अमेरिका है, तो इनका आपने देखा होगा तरक्की है। और ये करते क्या है, तो आपने देखा होगा अमेरिका अपना कुछ व्यापार बढ़ाना है, मान लो कुछ बेचना है, मान लो फ्लाइट बेचना है, तो क्या करा देगा, पड़ोस में ही लड़ाई करवा देंगे वो। जैसे आप इस समय देख रहे हैं, तो भैया मजबूरी पर ही आती है खरीदना। जैसे हमारे भारत पाकिस्तान से कुछ चलता रहता है, तो कभी भारत पाकिस्तान की मदद कर देता है अमेरिका, कभी हमारी। तो उसे क्या, व्यापार आदमी को कोई किसी से लेना ही देना मत नहीं होता है। उसको क्या करना है, अपना व्यापार देखना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके देख सकते हैं सर्वशक्तिशाली कौन है, अमेरिका है, रशिया है, और आप देख सकते हैं चीन है। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, कुछ विद्वान मानते हैं कि जैसे आपके गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर मानते हैं कि बाढ़ आई और आर्यों के आक्रमण के कारण क्या हुआ था, सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। सर जॉन मार्शल और एस आर राव मानते हैं कि बाढ़ आई थी, लेकिन आपके
ये 90% बात सत्य भी मानी जाती है। ऑरल स्टाइन और अमलानंद घोष मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। बिल्कुल सही बात माना जा सकता है। आर साहनी ने कहा था कि भूकंपीय परिवर्तन के कारण पतन हुआ था। जेपी जोशी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ था, पतन हुआ था। के.एम. कनई या के.एम. गोंडे, इन्होंने कहा था महामारी और प्राकृतिक आपदा के कारण ही क्या हुआ था, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। फिर आती है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमारे भारत में कौन सी सभ्यता फल फूल रही थी? इधर हड़प्पा सभ्यता, और उधर आपके विदेश में मेसोपोटामिया सभ्यता। ये विश्व की पहली सभ्यता तो थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी मेसोपोटामिया। हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और इसका टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मेसोपोटामिया आपकी जो सभ्यता थी वो 2 नदियों के बीच में फली फूली। कौन कौन सी? दजला फरात, या आपके टिग्रिस और यूब्रेटस। मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? तो भैया इराक में स्थित है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये रहा इराक। किस नदी किनारे? तो ये टिग्रिस नदी और दजला फरात नदियों के किनारे स्थित है। अर्थव्यवस्था, तो यहां पर भैया यहाँ पे भी क्या होती थी? खेती होती थी और मिट्टी उपजाऊ थी। प्राचीन दुनिया का अजूबा किसे माना जाता था? तो झूलता हुआ बगीचा को कहा जाता, हैंगिंग गार्डन को। और मेसोपोटामिया सभ्यता की ये देन थी, और ये बगीचा बेबीलोन में स्थित है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिगुरत किसे कहा जाता है? तो मंदिर को कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और सिकंदर के आक्रमण के बाद में क्या हुआ था? यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रभावित भी हुआ था। फिर आती है हमारी मिस्र की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है वो 2100 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और ये अफ्रीका महाद्वीप नील नदी के किनारे फली फूली। और शासन में किसका था? तो फिरौन का शासन था, या फिरौन की क्या थे? नेतृत्व में शासन व्यवस्था थी। सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी यहाँ पर पिरामिडों का निर्माण हुआ, सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ, ममीकरण का सब संरक्षण की प्रथा चालू हुई, और भैया उन्नत गणित और खगोल विज्ञान का क्या हुआ था? ज्ञान या विकास सबसे ज्यादा आपके मिस्र में हुआ था। प्रसिद्ध आपके गीजा पिरामिड, फिरौन कोफू, ये मिस्र में स्थित है। फिरौन कोफू का आप देखते हैं इमेज के माध्यम से। ये है हमारी नील नदी, ये आप देख सकते हैं, और इसी के किनारे ये सभ्यता फली फूली रेगिस्तान में। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये फिरौन की तस्वीर है। और केमिस्ट्री का जन्म किसे कहा जाता है? तो भैया ऐसे समझ लो मिस्र को ही कहा जाता है। ये आप पिरामिड देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से, और यहाँ का जो गीजा पिरामिड है वो विश्व प्रसिद्ध है। फिर आती है हमारी रोम की सभ्यता। इटली में फली फूली, और प्रारंभ में कैसी थी? गणतांत्रिक थी, मतलब आपकी रिपब्लिक था। बाद में किसका शासन हो गया? तो सम्राट का शासन हो गया, और भूमि विस्तार और साम्राज्य का निर्माण पर विशेष बल दिया गया था। और सबसे ज़्यादा रोमन लॉ का विकास हुआ, मतलब आपकी विधि कानून का विकास हुआ, स्थापित कला का विकास हुआ, और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ था रोम से। प्रमुख शासक कौन थे? तो जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या उसके विरोधियों द्वारा की गई थी, और विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था जूलियस सीजर। तो ये देखते हैं इमेज के माध्यम से। रोम की सभ्यता कहाँ फली फूली? ये इटली में फली फूली थी।
इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था। किसने? आपकी जूलियस सीजर। प्राचीन में ये सभ्यता सबसे अधिक कैसी थी? विकसित थी। और आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी? तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के द्वारा की गई थी। फिर आती है हमारी फारस की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड था वो 500 ईसा पूर्व था और ये शक्तिशाली साम्राज्य शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, और पार्शियन भाषा प्रचलित थी यहाँ पर। सिकंदर ने इस साम्राज्य को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इस सभ्यता का तीव्र गति से क्या हुआ था? विस्तार हुआ था फारस की सभ्यता का। फिर देखते हैं इमेज के माध्यम से। ये देख सकते हैं ये क्या थी? फारस की सभ्यता थी। संस्कृति और पठन। इसकी भाषा थी जो फारसी थी और फारसी धर्म को मानते थे। और सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या कर दिया था? सिकंदर ने इस धर्म का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। फिर आती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण आपके जो सभ्यता है वो स्पार्टा की सभ्यता है। लगभग ये अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और इसमें केवल आपके लगभग 5000 जनसंख्या थी आपके यहाँ की। किसके लिए जाने जाते हैं? तो बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते हैं आपके। ये फिलीपीन क्षेत्र में स्थित थी। 300 स्पार्टन सैनिकों ने लियोनार्ड के नेतृत्व में फारस के लगभग 20,000 सैनिकों का मुकाबला किया था थर्मोपाइल का युद्ध में। यूनान का विशाल साम्राज्य भी स्पार्टनों को चुनौती दी थी। इसकी संख्या किसकी थी? तो 5000 थी। ये नगर कहाँ पर था? तो यूरेटस नदी के किनारे स्थित था। स्पार्टा अपनी उपजाऊ भूमि और सैन्य अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। देखते हैं इमेज के माध्यम से। ये रही भाई साहब। मात्र 5000 जनसंख्या थी और बहुत अपने सैनिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। और 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों का मुकाबला किया था। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कितना हो। तो साथियों ये थी आज की क्लास। साथियों कैसी लगी हमारी आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।